हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। बेसिकली ये जो मैथमेटिक्स का ये जो वीडियो रहेगा ये आपको गेट के अंदर इसरो, डीआरडीओ जितने भी एग्जाम होते हैं, पीएसयू एग्जाम होते हैं, बेसिकली इन सब में हेल्प करेगा। ईएससी पेपर 1 इसके अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा एंड बेसिकली ये आपको एप्टीट्यूड के अंदर भी हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज दो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन। इन दो फंक्शंस का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन, ये कैसे होते हैं और क्या होते हैं, एंड कंप्लीट डिस्कशन आज हम लोग इनके बारे में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है fx, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, a की पावर x, और a जो है यहाँ पे वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। एंड a की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, बिकॉज अगर a की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगी तो उसकी पावर आप कुछ भी करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। सो अगर हम इस फंक्शन की बात करते हैं a की पावर x को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। देखो अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन क्या होती है इसकी, ऑल रियल नंबर, कि x की आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस करो ये आपको क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। सेकंड थिंग, अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, देखो अगर आप रेंज की बात करोगे, यहाँ पे a की पावर x है, अगर आप a की पावर x कुछ भी डालोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपके पास, 0 से बड़ी रहेगी और इनफाइनाइट से छोटी रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेसिकली वो कैसा होता है, देखो ये ग्राफ 1 से क्रॉस होगा, एंड हमेशा क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है और इस साइड आपने क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, 0,1। तो ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x फॉर a ग्रेटर देन 0। कोई डाउट आपको यहाँ पे, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है, ये इसकी डोमेन हुई, ये इसकी रेंज हुई। रेंज का मतलब होता है जो आउटपुट की y की वैल्यूज हैं, y की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 के इक्वल भी तब होगी जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, राइट। तो इन्फिनिटी को हम लोग इसकी डोमेन में कंसीडर नहीं करके चलते, तो 0 हमारा एक्सक्लूडेड होगा एंड इनफाइनाइट भी एक्सक्लूडेड होगा। तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच में आएगी रेंज की वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के एग्जांपल लेता हूँ, जैसे y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है, y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x है, y इज इक्वल्स टू 4 की पावर x है, ठीक है। ये बड़े सारे हमारे पास फंक्शन है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे अगर मैं चल रहा हूँ तो सबसे छोटी ले लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 2 की पावर x की होगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू होगी 3 की पावर x की, फिर उससे बड़ी वैल्यू होगी 4 की पावर x की। ये काम चलता रहेगा। ये कब तक काम चलेगा, जब तक आपके पास जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। एंड दूसरा केस क्या बनेगा, 2 की पावर x बड़ा होगा किससे, 3 की पावर x से, 4 की पावर x से, इन सबसे बड़ा होगा 4x लेस देन 0। तो अगर मेरे पास ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मेरे पास कई सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड मैं उनको सिंगल ग्राफ में ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना भाई। फर्स्ट ग्राफ है आपके पास, ये 1 से क्रॉस होगा, ये मेरे पास है
राइट। सेकंड ग्राफ जो है मेरे पास वो होगा ये, अभी मैं बता रहा हूँ कौन सा ग्राफ किसका है, पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पे इसका। एंड फोर्थ ग्राफ जो आपके पास रहेगा वो रहेगा ये। देखो यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है ये वाला, ये 2 की पावर x का ग्राफ है, ये 3 की पावर x का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, 4 की पावर x का। देखो ये चीज आपको ग्राफ के अंदर से कैसे दिखेगी, जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है, ये y है, ये x है, यहाँ ये 0 है, 0 से अगर मैं इस साइड मूव करूंगा तो x की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी सारी की सारी, और इस साइड अगर आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे इस साइड तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे x की। तो नेगेटिव वैल्यूज के अंदर हम ध्यान से देख रहे हैं यार 4 की पावर x सबसे छोटा है, फिर 2 की पावर x, सॉरी 3 की पावर x, फिर 2 की पावर x। तो सबसे बड़ा कौन होगा, जो ऊपर की तरफ ग्राफ लाई करेगा वो बड़ा होगा, जो उससे नीचे की तरफ लाई करेगा वो छोटा होगा, और जो उससे भी नीचे की तरफ लाई करेगा वो और ज्यादा छोटा होगा। यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, राइट हैंड साइड के अंदर 4x सबसे बड़ा होगा, देन 3x, देन क्या होगा आपके पास 2 की पावर x। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज करते जाते हैं, और ये सारी की सारी जो बात है ये केवल किसके लिए डिफाइंड होगी, है a की पावर x इफ a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है, a ग्रेटर देन 1 का केस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सेकंड केस सेकंड, इफ a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, राइट। हाँ एक चीज और मैंने यहाँ पे आपको डिस्कशन करना था, अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देख रहे हैं, कोई से भी ग्राफ को ध्यान से देख लो, इन ऊपर वाले ग्राफ्स के अंदर ये जितने भी ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को हम अगर ध्यान से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि यार ये जो ग्राफ है ये हमेशा क्या है, इट इज always increasing function। ओके तो पहले आगे मूव करने से पहले मैं आपके साथ इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस कर देता हूं, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वाले टाइप में। देखो बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, ग्राफिकली तो आपको दिखाई दूंगा। यहाँ पे मैथमेटिकली क्या है, बेसिकली मेरे पास दो पॉइंट है, एक x1 पॉइंट है और x2 पॉइंट है, ठीक है। x2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, x1 से, और एक फंक्शन है जिसे हमें चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग fx। इफ f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1, देन जो मेरा गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन किस नेचर का होगा, इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, इंक्रीजिंग इन नेचर होगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक पॉइंट लिया x2, ये मेरा पॉइंट x2 है और ये मेरा पॉइंट क्या है, x1 है, राइट, ये x एक्सिस है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ x1 के इक्वल होगी, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू होगी आपके पास वो किसके इक्वल होगी, f ऑफ x2 के इक्वल होगी, राइट। ये f ऑफ x2 और ये क्या है आपके पास, f ऑफ x1। x2 जो x1 से ग्रेटर देन है, एंड f ऑफ x2 भी किससे ग्रेटर देन है, f ऑफ x1 से ग्रेटर देन है, क्योंकि वैल्यू बड़ी है उसकी उससे। तो बेसिकली ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसी नेचर का होगा, इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, राइट, इंक्रीजिंग इन नेचर का होगा। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इंक्रीजिंग इन नेचर की। इंक्रीजिंग इन नेचर आप देख भी सकते हो, जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से आगे की तरफ मूव करूंगा, हमेशा आप ग्राफ को ऐसे ही देख सकते हो, जिस पोर्शन में आप लेफ्ट हैंड साइड से चलना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो ग्राफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन,
बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेम कंडीशन, x1 और x2 दो पॉइंट्स आपने ले लिए एंड f ऑफ x1 f ऑफ x2 इन दोनों पॉइंट्स पर आपके फंक्शन की वैल्यूज हैं। इफ f ऑफ x1 is greater than f of x2 when x1 is less than x2, राइट। कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया, जैसे ही मेरे पास ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, अगर x1 पे वैल्यू चेक करोगे और x2 पे वैल्यू चेक करोगे, ये f of x2 है और ये आपके पास f of x1 है। तो यहां से अगर मैं रिजल्ट देख के निकाल रहा हूं, यार मेरे पास f of x1 बड़ा है f of x2 से और x1 जो है छोटा है x2 से, तो इसकी वैल्यू क्या की होगी फंक्शन की, डिक्रीज करते गई होगी। सो गिवन फंक्शन कैसा नेचर का होगा, डिक्रीजिंग इन नेचर। क्लियर हुई बात, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चले। वैसे भी हम लोग सिंपल सी बात कर सकते हैं, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते जा रहा हूं तो वैल्यू जो फंक्शन की है वो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो होपफुली आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट उस पर आते हैं जो फर्स्ट केस हमने किया था। तो ये फंक्शन कैसा है, अगर मैं इसको देख रहा हूं यहां से, तो देख के मुझे पता चल रहा है ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग इन नेचर है, राइट। देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो, क्योंकि वैल्यू जो है जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो नेचर कैसी होगी इस फंक्शन की, इंक्रीजिंग इन नेचर। केस 2, अब हम वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ चल रहे हैं। केस 2, अगर मेरा a की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो जाए तो क्या होगा, f ऑफ x किसके इक्वल था, a की पावर x के इक्वल था। ठीक है, तो ये जो नेचर है इसकी वो डिक्रीजिंग हो जाएगी एज x इंक्रीजेस। जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करते जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ इस केस में कैसा बनेगा, ये किसका ग्राफ है, a की y इक्वल्स टू a की पावर x इफ a जो है वो कहां से कहां है, 0 to 1। तो ये आपके पास कैसा हो गया, किस नेचर का फंक्शन है, डिक्रीजिंग इन नेचर होगा। अगर हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो जो डोमेन होगी इस फंक्शन की वो फिर से क्या है, ऑल रियल नंबर है, क्योंकि इसने सारे रियल नंबर्स को, x की वैल्यू सारी रियल नंबर्स में ही ले रहा है। रेंज जो होगी यहाँ पे, रेंज कितनी होगी, रेंज जो है इस फंक्शन की वो फिर से 0 to इनफाइनाइट है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो डोमेन आपकी a की पावर x की जब a ग्रेटर देन 1 है या फिर a 0 से 1 है, दोनों की डोमेन रेंज जो है वो हमेशा क्या होगी, सेम। तो ये बेसिकली आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे। क्लियर हुई बात आपको, जहाँ पे a की वैल्यू जो है वो डिफरेंट लेके मैंने दो केसेस आपके साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो ये जो फंक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली दूसरा फंक्शन, इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका क्या है, बेसिकली इनवर्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन f(x) है वो क्या डिफाइंड होता है, log ऑफ a बेस x। ये a जो है ये इसका बेस है, x जो है यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, जो x है वो वैल्यू है एंड फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या होती है,
जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, एंड जो x है इसकी वैल्यू भी आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। x और a जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी a और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a एंड x यानी लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, केवल किस वैल्यूज के लिए डिफाइंड है? ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ठीक है, एक और चीज होती है, यहाँ पे जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसके बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्यों नहीं होता है। ठीक है, डोमेन क्या होती है? ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर इसकी डोमेन होगी। एंड रेंज, रेंज क्या होती है इसकी? ऑल रियल नंबर। तो ये डोमेन और रेंज आपको पता चल गई यहाँ पे आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, देखो अगर मेरे पास y इक्वल्स टू a की पावर x फंक्शन था जो पहले किया था, y इक्वल्स टू a की पावर x एक फंक्शन है, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और a की वैल्यू जब 0 से किसके बीच में की थी? 1 के बीच में की थी, तब ये कैसी नेचर का था? डिक्रीजिंग इन नेचर था। पहले इंक्रीजिंग था, सेकंड केस में क्या था आपके पास? ये डिक्रीजिंग इन नेचर था। राइट, तो y इज इक्वल्स टू a की पावर x है, हम इसका इनवर्स ले रहे हैं। तो जब इसका इनवर्स लेंगे तो x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है? log ऑफ a बेस। जो ये वैल्यू होती है बेस में चली जाएगी, y के इक्वल आ जाएगी, एंड फाइनली हम लोग क्या कर देंगे? x और y को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा x इक्वल्स टू log ऑफ a y आया। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए y इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे इसको? log ऑफ a बेस x। क्लियर हुई बात? ये देखो, ये तो रिजल्ट हमने इसका यहां से निकाला था। जब आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? x की वैल्यू निकालते हो उस फंक्शन से इन टर्म्स ऑफ y। जैसे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y, देन हम लोग क्या करते हैं? x को किससे रिप्लेस कर देते हैं? रिप्लेस x बाई y एंड y बाई x। x की जगह y रिप्लेस कर देंगे, y की जगह x रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। a की पावर x का जो इनवर्स है वो log ऑफ a बेस x होता है आपके पास। राइट, अगर हम ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं a की पावर x का, सॉरी log ऑफ a बेस x का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कैसा आएगा? सॉरी जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कैसा ग्राफ होता है? ये ग्राफ कुछ इस नेचर का होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1,0। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली y इज इक्वल्स टू log ऑफ a बेस x का ग्राफ है। इफ जो आपका a है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। दूसरा ग्राफ मैं इसी में बना देता हूँ। दूसरा ग्राफ जो आपके पास है वो ये होगा जब आपके पास a की वैल्यू किससे किसके बीच होगी? 0 to 1 के बीच। ये a ग्रेटर देन 0 के उसके लिए है, 1 के लिए, और ये क्या है? a 0 to 1 के लिए है। डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन रेंज की बात वैसे मैं पहले कर चुका हूँ। जो इसकी डोमेन आएगी, डोमेन बेसिकली क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स है। रेंज जो है वो क्या है इसकी? होल रियल नंबर। तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जो बेसिकली इनवर्स किसका होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये इसके ग्राफ्स होते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है और ध्यान भी रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ
log फंक्शन। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी log ऑफ a बेस 1, ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। आपके पास कोई भी वैल्यू हो a बेस 1, ठीक है, बेस कुछ भी हो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0 के इक्वल आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके पास होती है यहाँ पे, log ऑफ a बेस a किसके इक्वल होगा? हमेशा 1 के इक्वल होगा, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको? log ऑफ a बेस m इंटू n किसके इक्वल होगा? log ऑफ a बेस m प्लस log ऑफ a बेस n। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है किसकी? लॉगरिथमिक फंक्शन की। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है log ऑफ a बेस m बाई n किसके इक्वल होता है आपके पास? log ऑफ e बेस a माइनस log ऑफ a बेस m log ऑफ a बेस n माइनस के साथ। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आपके पास होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको? log ऑफ a बेस b टू द पावर m। तो ये जो पावर है ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, m ऑफ log ऑफ a बेस b के इक्वल ये हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे आपके पास, यानी पावर जो है वो किस में आ जाएगी? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। अगर आपके पास जो पावर है वो बेस में है, यानी कि log ऑफ a की पावर m b है, तो ये जो बेस की पावर होती है 1 अपॉन m log ऑफ a बेस p के इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है लॉगरिथमिक फंक्शंस की। इनके डेरिवेशंस अगर आपको वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशंस अगर आएंगे वो किस में आएंगे आपके पास? सब्जेक्टिव पेपर में। हमारा गेट का ये जितने भी एग्जाम है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आप इनको क्या कर सकते हो? क्रैम्प कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज को। कोशिश करना ये सारी प्रॉपर्टीज एक पेज पर नोट डाउन कर लो एंड इन सारी प्रॉपर्टीज को आपने याद करना है। देखो log ऑफ a बेस b, इसको हम एक डिफरेंट बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, log ऑफ c बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a बेस c बेस a, राइट। आप क्या कर सकते हो? अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर बेस से दूसरे बेस में वैल्यू लेके जानी है तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो एंड इजीली इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। एट्थ प्रॉपर्टी जो आपके पास है, एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको? log ऑफ a टू द पावर log ऑफ a बेस m किसके इक्वल होगा? m के इक्वल होगा, राइट। नाइन्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, a की पावर log ऑफ c बेस b किसके इक्वल होगा? b की पावर log ऑफ c बेस a के इक्वल होगा यहाँ पे आपके पास। क्लियर हुई ये सारी बातें आपको, राइट। टेंथ प्रॉपर्टी जो आपके पास है, log ऑफ m बेस a किसके इक्वल है? अगर b के इक्वल है यहाँ पे आपके पास, तो जो a की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? m टू द पावर p के इक्वल होगी, ठीक है। होपफुली ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। होपफुली ये प्रॉपर्टीज आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी एंड इनको रिवाइज करो, ठीक है। फिर हम इनको प्रॉपर्टीज से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।